बहुत साल पहले की बात है। जयपुर के जंगल में शेर खान का शासन था। शेर खान दिल का बहुत अच्छा था। शेर खान हमेशा जंगल के जानवरों का ख्याल रखता था। एक सियार शेर खान का वफादार मंत्री था। वो जंगल में घूमता और सारे समाचार लाकर शेर खान को देता रहता था। एक दिन सियार शेर खान के पास आया और कहा, महाराज, जंगल के सभी जानवर कह रहे हैं आपके बाद इस सिंहासन पर कौन बैठेगा। इसलिए सब कह रहे हैं कि आपको शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका संतान ही आगे चलकर इस जंगल का राजा बनेगा। जंगल के जानवर सही कह रहे हैं। मेरा संतान ही आगे चलकर इस जंगल का राजा बनेगा, इसलिए मैं अवश्य शादी करूंगा। तुम शादी का तैयारी करो। फिर शेर खान की शादी बड़े ही धूमधाम से हो रही थी। जंगल के सभी जानवरों को शादी में बुलाया गया था, सिर्फ एक छोटे से चूहे को छोड़कर। शादी में बहुत सारा खाने पीने का इंतजाम किया गया था। सभी जानवर पेट भर खाना खाया। इधर चूहा को निमंत्रण ना मिलने के कारण वो बहुत गुस्से में था। ये शेर तो बड़ा ही घमंडी निकला। उसने मुझे शादी में ना बुलाकर मेरा अपमान किया है। मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। इस बात को लेकर चूहा बड़ा ही नाराज था। वो मन ही मन सोचने लगा कि इसका बदला कैसे लिया जाए। कुछ देर सोचने के बाद वो एक तरकीब निकाली। मैं भी शादी करूंगा। हाँ, मैं भी शादी करूंगा। बड़ी धूमधाम से शादी करूंगा मैं, और शादी में उस शेर को छोड़कर सभी को निमंत्रण करूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। फिर चूहे ने शादी करने का फैसला कर लिया और वो अपने लिए एक दुल्हन ढूंढने निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक दुल्हन दिखाई पड़ा। फिर चूहे ने उसके पास जाकर कहा, शादी तो मैं कर लूं, लेकिन किसके साथ? इससे तो मैं बिल्कुल नहीं शादी करूंगा। मेरी दुल्हन तो उस घमंडी शेर के दुल्हन से भी सुंदर और शक्तिशाली होनी चाहिए। फिर चूहा आगे जाकर एक पेड़ के नीचे रुक गया। दुल्हन की खोज को लेकर चूहा चिंतित हो गया। वो सोच रहा था कि भला इतनी सुंदर और शक्तिशाली दुल्हन उसे कहाँ मिलेगा। ये सोचते सोचते वो चल ही रहा था, तब उसकी नज़र आसमान की तरफ गई। उसने देखा कि सूरज भगवान आसमान में चमक रहे हैं। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। अरे वाह, सूरज भगवान तो सबसे शक्तिशाली है। कितना तेज है उनका। क्यों ना मैं उनकी बेटी से ही शादी कर लूं? हाँ, यही ठीक रहेगा। उनकी बेटी सुंदर भी होगी और शक्तिशाली भी। फिर एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाते हुए बैठ गया और सूरज भगवान की तपस्या करने लगा। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। इधर चूहे को तपस्या करते हुए देखकर सूरज भगवान बहुत आश्चर्य हुए कि भला एक नन्हा सा चूहा उनकी तपस्या क्यों कर रहा है। फिर सूरज भगवान चूहे के सामने प्रकट हुए। बोलो नन्हे से चूहे, तुम मेरी तपस्या क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। बोलो। हे भगवान, आप आ गए। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि एक नन्हा सा चूहे की बात सुनकर आप मेरे पास आए हैं। हाँ, मैं सचमुच तुम्हारे पास आया हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? भगवान, मैं शादी करना चाहता हूँ। अरे वाह,
ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस बारे में तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए? क्योंकि मैंने ये प्रण किया है भगवान कि मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की लड़की से ही शादी करूंगा, और आप इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो, इसलिए मैं आपकी ही बेटी से शादी करना चाहता हूँ। चूहे की बात सुनकर सूरज भगवान सोच में पड़ गए कि भला एक चूहे से वो अपनी बेटी की शादी कैसे करवा सकते हैं। फिर उन्होंने मन ही मन सोचने लगे, ये चूहा तो पागल लगता है। मैं भला अपनी बेटी की शादी इससे कैसे करवा सकता हूँ? कुछ भी करके मुझे इससे छुटकारा पाना ही होगा, मगर कैसे? मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। तभी उनके मन में एक उपाय आया और चूहे से कहे, अरे ये तो बड़ी ही अच्छी बात है कि तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। तीनों लोकों में ढूंढने पर भी तुम्हारे जैसा दूल्हा मेरी बेटी को नहीं मिलेगा। सूरज भगवान की ये बात सुनकर चूहा मन ही मन बड़ा खुश हुआ। उसके मन में शादी की सहनाइयाँ बजने लगे। तभी सूरज भगवान की आवाज उसके कान पर आई, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे जरूर करवाता, लेकिन मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूँ, और तुमने तो प्रण किया है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की बेटी से तुम शादी करोगे, तो तुम मेरी बेटी से कैसे शादी कर सकते हो? क्या आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली? मगर कौन है वो? मुझसे शक्तिशाली तो वो बादल है जो अपनी परछाई से मुझे भी ढक देता है। ये सुनकर चूहा अब आसमान की तरफ उस सफेद बादल को देखने लगा। क्या आपसे शक्तिशाली वो सफेद बादल है? तो मैं उसी की बेटी से शादी करूंगा। आप उसे नीचे बुलाइए। फिर सूरज ने बादल को नीचे बुलाया। सूरज की बात मानकर बादल धीरे धीरे नीचे आया। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि आप सबसे शक्तिशाली हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जैसा दूल्हा तो नसीब वालों को ही मिलता है। मैं तो बस यही कहना चाहता था कि मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूँ। मुझसे शक्तिशाली तो ये हवा का झोंका है जो अपनी एक फूंक से मुझे दूर भगा सकता है। अच्छा, ये बात है। तो मैं हवा की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। आप उसे जल्द ही यहाँ बुलाइए। फिर हवा को वहाँ पर बुलाया गया। हवा भी धीरे धीरे चूहे के सामने आ गया। हवा के सामने भी चूहे ने अपनी शादी का प्रस्ताव रखा। फिर हवा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन महाशय, मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूँ। मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली तो वो पर्वत है जो मेरा रास्ता रोक सकता है। आप उसी की बेटी से शादी कर लीजिए। चूहे को ये बात पसंद आई। फिर उसके कहने पर पर्वत को भी वहाँ पर बुलाया गया। उसके बाद चूहे ने पर्वत को भी वही प्रस्ताव रखा। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या आपको कोई एतराज है? अरे नहीं नहीं, मुझे भला क्यों ऐतराज होगा? आप मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं, ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। पर आपको बता दूं, मैं सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हैं? तो फिर आपसे भी शक्तिशाली और कोई है? हाँ है। मेरे शिखर पर एक मोटा सा चूहा रहता है जो इतना शक्तिशाली है कि मुझे भी अपने दांतों से काट सकता है। वो मुझे काट कर मेरे अंदर एक सुरंग बना दिया है और अपने परिवार के साथ वो वहाँ रहता है। इसलिए आपको उसी की बेटी से शादी कर लेना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप जल्दी उसके पास ले चलो।
मैं उसकी बेटी से शादी करूँगा। इस तरह से सभी लोग उस मोटे चूहे के घर आ पहुँचे। मोटे चूहे ने सबका स्वागत किया। मोटे चूहे की बेटी जब उस नन्हे चूहे के सामने आई तो उसे देखकर नन्हा चूहा बहुत खुश हो गया। वो उसे बहुत ही पसंद आई। सबने उसके विवाह का प्रस्ताव उस मोटे चूहे के सामने रखा। उसने फौरन हाँ कर दी और फिर बड़ी ही धूमधाम से उस नन्हे चूहे की शादी मोटे चूहे की बेटी से हो गई। नन्हे चूहे ने जंगल के सभी जानवरों को निमंत्रण किया, सिर्फ शेर खान को छोड़कर। इसी बीच जब ये खबर शेर खान के कानों तक पहुंचती है तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अगले दिन उसने सियार को चूहे के पास भेजते हैं उसे अपने दरबार में बुलाने के लिए। अगले दिन सुबह सियार चूहे को बुलाने के लिए उसके घर में जाता है। अरे चूहे भाई, तुम्हें महाराज शेर खान ने बुलाए हैं, जल्दी चलो। फिर चूहा सियार के साथ शेर खान के दरबार में जाता है। उसे देखते ही शेर खान चिल्लाकर कहते हैं, कीड़े चूहे, तेरा इतना बड़ा दुस्साहस! तूने जंगल के सभी प्राणियों को अपनी शादी का न्योता भेजा, सिर्फ मुझे छोड़कर। मैं इस जंगल का राजा हूँ। तूने मुझे निमंत्रण ना देकर बहुत बड़ा अपमान किया है। तूने ऐसा क्यों किया? महाराज, आप भी तो अपने शादी पर मुझे निमंत्रण नहीं किए थे। उस दिन मुझे भी बहुत दुख हुआ, इसलिए मैं भी आपको निमंत्रण नहीं भेजा था। लेकिन मैंने तो सियार से कहा था कि जंगल के सभी प्राणियों को निमंत्रण करे, तो उसने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? क्यों रे सियार, तूने ऐसा क्यों किया? महाराज, गलती हो गई। मैं समझा छोटा सा चूहा, उसे निमंत्रण देकर क्या होगा, इसलिए उसे नहीं बताया महाराज। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। ठीक है, ऐसा गलती दोबारा मत करना, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस जंगल के सभी जानवर एक साथ मिलजुल कर रहेंगे, कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा। ठीक है, अब तुम जाओ। बहुत साल पहले की बात है। सुंदरबन नाम का एक बहुत बड़ा हरा भरा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारा जानवर अपने राजा के साथ मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल का राजा था बाघीरा। वो जंगल के जानवरों की अच्छी तरह से देखभाल करते थे। बाघीरा जानवरों की कोई भी मुसीबत में मदद करते थे। इस प्रकार उस जंगल में सभी जानवरों की दिन अच्छे से बीत रही थी। एक दिन एक भेड़िया उनके बीच रहने के लिए आया। उसे देखकर बंदर स्वागत करने लगा। अरे देखो देखो, हमारा जंगल कितना सुंदर और शांतिपूर्ण है कि दूसरे जंगल के प्राणी यहाँ रहने आए हैं। कौन है वो जो हमारे बीच रहने आया है? वो देखो, पेड़ के नीचे खड़ा है। आओ भेड़िया भाई, हमारे जंगल में तुम्हारा स्वागत है। इस जंगल में हम सब मिलजुल कर रहते हैं, तुम भी हमारे साथ रहो। बंदर की बात सुनकर भेड़िया थोड़ा आगे आता है, फिर कहता है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने मुझे यहाँ रहने का मौका दिया। मैं भी आप लोगों के साथ मिलजुल कर रहूँगा। भेड़िए के बारे में हाथी और हिरनी आपस में बात करने लगे। देखने में तो वो शांत लगता है, क्या वो हमारे साथ मिलजुल कर रह पाएंगे? मुझे भी यही लग रही है, लेकिन हम लोगों को उस पर इतने जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए था। वो आज ही यहाँ आया है, हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। हमें इस भेड़िए के ऊपर नज़र रखनी होगी। हमें नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर हिरनी और हाथी एक साथ अपने घर के ओर चलने लगे।
भेड़िया भी दोनों के साथ चलना शुरू कर दिया। भेड़िया को साथ आते देखकर दोनों रुक जाते हैं। फिर भेड़िया हाथी से कहता है, हाथी भाई, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत मददगार भी हैं। अरे अरे, ऐसा नहीं है। अच्छे बुरे अपने कर्म से होते हैं। मैं सिर्फ अपना कर्म करता हूँ। हाथी भैया, मैं अपने घर जा रही हूँ। मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। अच्छा ठीक है, मैं भी अपना घर जा रहा हूँ। मुझे भी बहुत देर हो गया। थोड़ा रुकिए हिरनी बहन, मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, बताइए क्या बात है। मेरा मतलब कुछ खास नहीं, मैं सिर्फ जंगल के राजा के बारे में जानना चाहता हूँ। हमारे राजा बाघीरा है और वो हम सबकी मददगार है। बहुत अच्छे हैं वो। इस तरह बात करते करते भेड़िया हिरनी के घर तक पहुंच जाता है। लगता है आपका घर आ गया। आप यही रहते हैं ना? हाँ हाँ, यही है मेरा छोटा सा घर। मैं यही रहती हूँ मेरे बच्चे के साथ। आज से मैं आपका नया दोस्त हूँ। कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये कहकर भेड़िया वहां से चला जाता है। फिर हिरनी मन ही मन कहती है, कितना अच्छा है हमारा नया साथी। दिल का बहुत साफ लगता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद जंगल में एक एक करके जानवरों के बच्चे गायब होने लगे। सभी बहुत चिंतित हो गए कि आखिर उन सब के बच्चे गायब कैसे हो रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है कि आखिर हमारे बच्चे कैसे गुम हो रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? मुझे बहुत डर भी लग रही है। हमारे बीच तो ऐसा कोई नहीं है जो अपने ही बच्चों को नुकसान पहुंचाए। मुझे लगता है जंगल में कोई राक्षस या भूत का प्रकोप बढ़ गया है। ये तो बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। कौन ऐसा कर सकता है? आप लोगों को जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे बुला लीजिएगा। मैं हर वक्त आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है हम सभी को मिलकर इस समस्या का मुकाबला करना चाहिए। फिर सभी जानवर मिलकर राजा के पास जाते हैं और अपने बच्चों की गायब होने की शिकायत करने लगते हैं। अपनी प्रजा की बात को सुनकर राजा बाघीरा बहुत चिंतित हो जाते हैं। हमारे जंगल में ये सब क्या हो रहा है? हमारा जंगल सबसे शांत था, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। अब लोग जाइए, मैं इसका कुछ उपाय निकालता हूँ। फिर सभी जानवर अपने अपने घर लौट आए और डर डर से रहने लगे। इधर हाथी हिरनी के घर के पास जाकर इस समस्या के बारे में बात करने लगे। हम लोगों को और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। कब क्या होगा कोई नहीं जानता। हाँ, जब तक वो पकड़ा नहीं जाता हमें सावधान रहना पड़ेगा। तभी खरगोश दौड़ते हुए वहाँ पर आता है और कहता है, कोई मेरे बच्चों को बचा लो। मेरे बच्चे गुम हो गए हैं। कहीं नहीं मिल रहा है मेरे बच्चे। अरे ये क्या कह रहे हो? अभी तो सब कुछ ठीक ठाक था। क्या चल रहा है यहाँ? हाँ, थोड़ी देर पहले मैं अपने बच्चों को घर पर छोड़कर कुछ काम से बाहर गई थी और इसी बीच मेरे बच्चे गायब हो गए। चारों ओर ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। अब मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? बच्चे अचानक कैसे गायब हो रहे हैं? हे भगवान, क्या हो गया हमारे जंगल को? अब मुझे भी अपने बच्चों के लिए बहुत डर लग रही है।
मुझे लगता है हमारे बीच कोई जासूस है जो हमारी पल पल का खबर हमारे दुश्मनों तक पहुंचा रहा है। ये बात तो तुमने सही कह रही हो। मुझे भी इस बात पर शक हो रहा है। ठीक है, मैं अपने घर के अंदर जा रही हूँ। मेरे बच्चे भी घर पर अकेले हैं। वो बहुत डरे हुए हैं। ये कहकर वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन हिरनी अपने बच्चे को घर में अकेला रखकर जंगल में जाती है खाना ढूंढने के लिए। खाना ढूंढते ढूंढते उसे थोड़ा देर हो जाती है। अरे बाप रे, खाना ढूंढने में बहुत देर हो गई है। मेरे बच्चे घर पर अकेला है। मुझे अब जल्दी घर जाना है। मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे घर पर ठीक है या नहीं। हे भगवान, मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो। हिरनी घर लौटती है। अंदर जाकर वो अपनी बच्चे को नहीं देख पाती। फिर बाहर आकर रोने लगती है। हे भगवान, मेरे बच्चे कहाँ गए? अब मैं क्या करूँ? आज मेरा बच्चा भी गायब हो गया। हिरनी के रोने की आवाज सुनकर खरगोश वहाँ आ जाता है। क्या हुआ हिरनी बहन, तुम रो क्यों रही हो? मेरे बच्चे भी आज गायब हो गया। मैं जंगल में गई थी कुछ खाना लाने के लिए। वापस आकर देखा कि मेरे बच्चे घर पर नहीं है। अब मैं क्या करूं? शोरगुल सुनकर हाथी भी वहां पर आ गया और पूरी कहानी जानने के बाद वो कहता है, जो भी ये काम कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। एक बार वो जालिम पकड़ में आ गया तो मैं उसे पटक पटक कर चटनी बना दूंगा। बात करते करते जानवरों को भेड़िए पर शक हो जाता है और वो सब इसकी शिकायत राजा से करने जाते हैं। महाराज, हमें तो पूरा शक है कि वो भेड़िया हमारे बच्चे को शिकार बना रहा है। वो बहुत शातिर है, कोई सबूत नहीं छोड़ रहा। मुझे भी उस पर शक है महाराज, क्योंकि उसके आने के बाद से ही जंगल में ये सब हो रहा है। मैं समझ गया, लेकिन किसी की शक के आधार पर मैं उसे दंड नहीं दे सकता। मैं एक राजा हूँ। आप लोग उसके खिलाफ सबूत दीजिए तो मैं उसे जरूर सजा दूंगा। महाराज बाघीरा के बात सुनकर सभी जानवर बहुत निराश हो जाते हैं। फिर वहां से लौटकर आपस में बात करने लगते हैं। अगर उसके खिलाफ हमें कोई सबूत मिल जाए तो मैं अकेले ही उसका काम तमाम कर दूंगा। फिर राजा के पास जाने की जरूरत ही क्या रहेगी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम लोग राजा के पास बहुत उम्मीद लेकर गए थे कि वो हमारी मदद करेंगे। हम लोगों को राजा बदल देना चाहिए। ऐसी राजा का क्या लाभ जो हमारी मदद नहीं कर सकते। हाथी भाई, आप हमारे राजा बन जाइए। देखो भाइयों, अभी हमारे पास राजा के खिलाफ काम करने का वक्त नहीं है। हम लोगों को अभी बिना समय गवाए उस दरिंदे को पकड़ना है जो हमारे बच्चे को मार रहा है। अरे वो भेड़िया ही है जो ये घिनौना काम कर रहा है। अरे बहन, हमने उसे ऐसा काम करते हुए नहीं देखा है। अब हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। तो ठीक है, हम सब उसे पकड़ने की योजना बनाएंगे। जिसकी योजना अच्छी होगी उस पर हम काम करेंगे। चलो राजा के पास चलते हैं। योजना के अनुसार बंदर सारे जंगल में राजा के पास बैठक की घोषणा करता है। फिर सारे जानवर राजा के पास चलने लगते हैं। इधर भेड़िया झाड़ियों में छुपकर सारी बातें सुन लेता है। राजा के पास बैठक है। चलो, मेरे लिए तो अच्छा है। आज मैं फिर एक को अपना शिकार बनाऊंगा।
फिर भेड़िया अपना शिकार ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। फिर सारे जानवर मिलकर बाघीरा को भेड़िया के खिलाफ सबूत दिखाते हैं और उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए कहते हैं। फिर बाघीरा जानवरों की बात मान लेते हैं और चोरी छुपे भेड़िया के पीछा करने लगते हैं। भेड़िया खरगोश के घर के सामने आकर रुक जाता है। वो इधर उधर देखता है, फिर अंदर चला जाता है। बाघीरा भी झाड़ियों से निकलकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर भेड़िया खरगोश के एक बच्चे को शिकार करने ही जा रहा था, तभी बाघीरा उसके ऊपर झपट पड़ता है। फिर बाघीरा ने उसे पटक पटक कर मार देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें नए लोगों पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए।